तो ये हमने यहाँ पर चैंपियंस वाला फोल्डर डिफाइन कर दिया है और उस पर क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक न्यू फाइल हम यहाँ ले रहे हैं, सपोज टू बी सेव कर रहे हैं इसको। इसका नाम हम रख रहे हैं एग्जाम्पल 01.html। एक और फाइल ले रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं example01.css। ठीक है, तीसरी फाइल ले रहे हैं example1.js। ये 3 फाइल्स हमने ले लिए। सर मैं सिर्फ इधर आओ, तुम उठ के इसकी फोन अटेंड करो, बोले क्लास कर रहे हैं, वापस क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों फाइल्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट का वन बनता के यहाँ से हम HTML का कोड लेते हैं, तो माई वेब हम इसका नाम रख लेते हैं और इस फाइल को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्या हुआ सर मुझे? हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट में चले जाएंगे, यहाँ से example1.css की फाइल को कनेक्ट करेंगे। ये हमारी JS की फाइल को कनेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिंक लगा के example1.css की फाइल को कनेक्ट करेंगे। ये CSS और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब आपने कोड करना है, HTML का अलग करना है, CSS का अलग करना है और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग करना है। सही है। HTML में जैसे आपको पता है कि हम कंटेंट बनाते हैं, जैसे अगर आप कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो वैसे बनाएंगे आप। डिव करा आपने यहाँ पे एक, और फॉर्म के लिए फॉर्म का एलिमेंट यूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर डिव यहाँ पे यूज कर लिया एक अंदर। अब इसमें आपने नाम रख लिया सपोज टू बी, जैसे आप डेटा ले रहे हैं यहाँ पर प्राइस कॉलन। अब इसके आगे यूजर कहाँ लिखेगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने आगे जाके ले लिया, अब इसके नीचे लेना है तो आपने यहाँ पे एक और डिव लगाया, क्वांटिटी लेनी है, कॉलन लगाया, इनपुट टाइप लगा दिया। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं डिव तीसरा बनाया हमने यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे आउटपुट लेना है हमें, बस इसी डिव के अंदर लेंगे आउटपुट। चौथा, या यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं सपोज टू बी सबमिट बटन के नाम से, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। और यहाँ पे एक इवेंट लेंगे ऑन क्लिक। सही है, इसके नीचे इसका एक और आउटपुट बनाना है डिव, यहाँ पे हम दिखाएंगे आउटपुट लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट। अब ये HTML का कोड बस इतना ही है, और इसमें आप क्या करेंगे, बस आपने एक कंटेंट बना दिया और ये ऐसा नजर आया। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह
वो अलग करेंगे आप। इसके टॉप पर अगर आप एक वो भी लगाना चाह रहे हैं, बिल कैलकुलेटर, ये H1 में भी लिखा देगा आपको इस तरह से। ये इतना ही काम HTML पर होगा। सवाल नंबर 2 आएगा CSS के ऊपर। अब CSS पे जब जाएंगे तो आपको इनकी क्लासेस डिफाइन करनी होगी। जैसे कि भाई ये क्या होगा, है ना, इसकी क्लास डिफाइन होगी, इसकी क्लास डिफाइन होगी, इसकी क्लास डिफाइन होगी, इसके तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब ये काम करने के लिए आपको CSS पे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पहले बॉडी एज अ सिलेक्टर स्टैटिक लगा देंगे, उसका मतलब ऑल। इसमें ऑल का मतलब ये है, स्टैटिक में मतलब बॉक्स टेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो सबके ऊपर लगाना चाहते हैं, और मार्जिन हम खत्म करना चाहते हैं। ये ऑल हो गया प्रॉपर्टी। बॉडी के लिए अलग से लिखना है कोड तो लिख लें, बॉडी का कलर वगैरह कैसा होगा, बैकग्राउंड वगैरह बताना चाह रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए भाई, वो जो क्लासेस आपने बतानी है यहाँ पे उनके नाम बताएं। भाई ये कौन सी क्लास होगी, सपोज टू बी हेडर की क्लास होगी, तो क्लास को CSS में डॉट हेडर के साथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब भाई ये कौन सी क्लास होगी, ये सपोज टू बी टेक्स्ट 1 की क्लास होगी, और ये टेक्स्ट 2 की क्लास होगी, और ये TXT3 की क्लास होगी, TXT4 की क्लास होगी। इन चारों क्लासेस को अलग अलग आपने यहाँ डिफाइन कर लेना है। .txt1, .txt2, TXT3, T4। अब ये चारों क्लासेस डिफाइन हो गई। अब इनको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि भाई इनके अंदर क्या रहेगा। पेडिंग का मामला है, हमने कहा पेडिंग इनके अंदर 20 पिक्सल रहेगी। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, जैसे 20 पिक्सल लगाऊंगा, देखो इसके ऊपर लग गई। इसकी भी 20 पिक्सल रहेगी, इसकी भी 20 पिक्सल रहेगी, इसकी 40 से 60 पिक्सल रहेगी। देख रहे हैं। अब इनका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वगैरह वो सब आप यहाँ बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है, आप इनपुट एलिमेंट को कैसे बताएंगे। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि इसका इम्पैक्ट इनके टेक्स्ट बॉक्सेस पे पड़ेगा जो हमने जिनकी टाइम टेक्स्ट की है। और बाकी इसके अंदर फॉन्ट वगैरह ये आप बता सकते हैं, फॉन्ट डैश फैमिली वगैरह। तो हर चीज का जो स्टाइलिंग वाला काम है वो आप करेंगे किसके अंदर, CSS में करेंगे। अब बटन को बताना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। बटन पे इम्पैक्ट नहीं लगा क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट नहीं थी, उसकी बटन नहीं थी। उसके लिए फिर आपको या तो बटन को डायरेक्ट डिफाइन करो। ठीक है, अब डायरेक्ट डिफाइन करोगे तो लिखना पड़ेगा बटन। ठीक है, बाकी कलर वगैरह सब इसका आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जैसा भी चाहें। ये तो हमारा काम था CSS का, ये देखो ऐसा हो गया बटन। अब यहाँ से आउटपुट लेना है यहाँ पे, तो आउटपुट बॉक्स के लिए आपने TXT4 की क्लास डिफाइन की है। ये बॉक्स कैसा दिखना चाहिए, तो TXT4 को यहाँ पे डिफाइन कर लें। उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उस पर फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए,
उस पर फॉन्ट का साइज कैसा होना चाहिए, और उसका जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए, या इससे ज्यादा हो, और इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट तो ऑलरेडी वो सेंटर में ही दिख रहा है, लेकिन इसके लिए टेक्स्ट लेफ्ट राइट से सेंटर करने के लिए ये यूज करेंगे, और अलाइन कंटेंट यूज करेंगे टॉप बॉटम से यूज करने के लिए। समझ में आ रही है बात ये? अब आपको एक ही काम रह गया है कि भाई ये तो बन गया हमारा, अब इस पे जब मैं वैल्यू डालूं प्राइस और इसके अंदर क्वांटिटी जब मैं सबमिट करूं तो ये आउटपुट आ जाए। अब आप काम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, फंक्शनैलिटी का काम होगा किसके ऊपर, जावा स्क्रिप्ट पे। देखो हर कोड अलग अलग होगा, फ्राइडे वाले टेस्ट में 90% बच्चे कर ही नहीं सके ये चीज, वो HTML का कोड नहीं कर पा रहे थे, HTML के साथ CSS को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट का कोड हम करेंगे आईडी के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको डेटा लेना है इस टेक्स्ट बॉक्स से, ऐसी बात नहीं है, हम इसको बाय क्लास नेम भी डेटा ले सकते हैं, इसके जरिए भी डेटा ले सकते हैं, और आईडी के जरिए भी डेटा ले सकते हैं। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट दोनों के दोनों ही अप्लाई होते हैं HTML एलिमेंट पर, जावास्क्रिप्ट में दोनों को एक्सेस किया जा सकता है। अब मैंने चूंकि आपको लास्ट टाइम आईडी का ही बताया था, आप आईडी के जरिए नहीं करना चाह रहे, क्लास के जरिए डेटा ले लो, लेकिन क्लास के जरिए हम यूं नहीं लेते। हो सकता है एक क्लास दो तीन जगह पे इस्तेमाल हो सकती है, तो सब जगह का डेटा ले आएगा। एक आईडी जो आपने एक एलिमेंट पर डिफाइन करी उसी पेज पर दूसरे को नहीं दे सकते, इसलिए हम आईडी के जरिए डेटा लेते हैं। क्लास आपने इधर यूज किए, नीचे इधर यूज कर ले दोबारा से इसी क्लास को, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो हम यहाँ पे आईडी ऐड कर लेते हैं, इससे डेटा लेना है हमें, तो आईडी का एट्रीब्यूट तो लगा हुआ ही है, ठीक है ना। तो आईडी हमने रख ली स्मॉल लेटर में प्राइस और स्मॉल लेटर में Q&TY, इन दो से डेटा लेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। तो आईडी करके हमने यहाँ पे लगा दिया आउटपुट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप आउटपुट आईडी रख रहे हैं, हाँ तो सही है, स्मॉल लेटर्स में रखा है, कोई कमांड का लफ्ज नहीं है, प्लस में ये अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये इस एलिमेंट की आईडी है। अब डेटा लेंगे कैसे? देखो डेटा लेने के लिए मैंने बताया कि आपको एक फंक्शन बनाना होगा, किसी भी नाम से बना लें, और आगे चल के सीखेंगे नाम भी ना रखें। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले डेटा, दो उसकी हम बना लेते हैं बॉडी ब्रैकेट्स। अब क्या लिखेंगे? पहला फेज है डेटा लेंगे कैसे, ठीक है ना, और दूसरा फेज है उसको आउटपुट पे कैसे डालेंगे, दो बातें। देखो जब लेना होगा डेटा तो हम वेरिएबल्स में लेंगे, लेट करके वेरिएबल ले लें प्राइस के नाम से, या var प्राइस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये कमांड लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हम कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के वेब पेज पे जाओ और जितने एलिमेंट हो उनको आईडी के नाम पर सर्च करो। आगे बताएंगे कौन से एलिमेंट को आईडी के नाम पे सर्च करना है। हमने कहा जिसकी आईडी प्राइस हो, जिसकी आईडी प्राइस हो। अब देखो इसमें किसकी आईडी प्राइस है, इसको ढूंढ के लाएगा और इसकी वैल्यू लेनी है, पूरा एलिमेंट नहीं लेना। क्या लेनी है? वैल्यू। वैल्यू लेकर देखनी किसको है, सही, ये डेटा लेने का अमल है। दोबारा जितने टेक्स्ट बॉक्सेस से लेना होगा ऐसे ही लेंगे, लेट var Q&TY डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, और यहां पे किसकी वैल्यू लेनी है, क्यू एंड टी वाई की। सही है। इस तरह जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस से, जितने भी एलिमेंट से डेटा लेना होगा वो आप ले सकते हैं। अब आती है बारी आउटपुट की। अब जब आपने डेटा लिया तो वो इसके अंदर चला गया। अब एक प्रोसेस बनाएंगे जिसमें इसका टोटल लेंगे। लेट टोटल असाइनमेंट VAR प्राइस इनटू VAR QNTY। ये प्रोसेस आपने बना दिया। जो वैल्यू यहां से आएगी इस टेक्स्ट बॉक्स से इधर जाएगी, इस टेक्स्ट बॉक्स से इधर जाएगी, और इन दोनों का टोटल किस में जाएगा, टोटल में। अब आउटपुट, जो वैल्यू इसमें आई उसका आउटपुट ले लें। वही कमांड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट को बोलेंगे गेट बाय एलिमेंट आईडी डॉट। अब चूंकि हम दिखा रहे हैं एक HTML एलिमेंट पर, इस पर अंदर, तो यहां पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, इनर इक्वल टू इस वाले वेरिएबल का नाम, और इस वाले एलिमेंट का नाम क्या रखा आपने, HTML में जाके देखेंगे आउटपुट। सही है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू दिखानी है। सही है। बस यही कोड करना था आपको, और ये आपसे नहीं हो पाया। अब सबमिट में क्लिक किया, नहीं हुआ। हाँ, बटन का नाम नहीं डिफाइन किया, बल्कि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ऑन क्लिक में। देखो ना, वो फंक्शन अलग रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। हमें बताना होगा HTML को कि HTML को जब ये बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चलाना है। ये फंक्शन जाएगा वो इस फाइल के पास, ये फाइल ले जाके इस फंक्शन को यहां से रन करेगी, तो जाके काम होगा। अब देखें, अब सबमिट हुआ और खत्म ही हो गया। वो 2 बार क्लिक हो गया। ठीक है, उसने दिखाया और वहां से वो हट गया। ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने इसको फॉर्म में डाला है, और फॉर्म में यहां पर अभी हमें इसको एक्शन को क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। ठीक है, क्योंकि असल में वो एक्शन में बता रहा होता है किस पेज पे जाना है। हमने बताया हुआ नहीं था, तो वो रिफ्रेश कर देता था हमारे पेज को। रीलोड होने पे ये डेटा एम्प्टी हो जाता है। ठीक है। ये असाइनमेंट आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनाने के लिए फिर मिलेगा, इसी तरह का, जिसमें आपने काम किया। मैंने बता दिया आपको। देखिए, HTML में सिर्फ HTML का कोड होता है। CSS में हम उनकी क्लासेस बनाते हैं, हेडर को डायरेक्टली आईडी को सिलेक्ट करते हैं या सिलेक्टर को सिलेक्ट करके कोड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हम इनके वैल्यूज को लेते हैं, प्रोसेस बनाते हैं और आउटपुट पर डालते हैं। ये पूरे इसकी सिस्टम ये है। और ये दोनों फाइलें CSS और HTML की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये तीनों फाइलें एक ही फोल्डर में सेव होनी चाहिए।
ठीक है।